भारत देश के अंदर में सबसे बड़ी कुरीतियों में से एक कुरीति ये है कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट, लिंग, धर्म और जाति के ऊपर में जो समानताएं और विभिन्नताएं पैदा हुई, उनकी वजह से देश पूरी तरह से बंट गया। हम आज़ाद तो हो चुके हैं, पर आज भी आज़ादी का हमें सुख नहीं प्रदान होता। छोटे बड़े के हर खेल में हर कोई मजता है, हर कोई पिसता है। आइए आज इसी के बारे में क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसी के बारे में पढ़ेंगे। महिलाओं के क्या रोल थे, क्या उनकी भूमिका थी, किस तरह से उनकी व्यथाएं देखी गई शुरुआत से लेकर के अभी तक की, उनकी कहानी को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द NCERT बाबा चैनल। दिस इज़ योर आदर्श प्रिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए टॉपिक वाइज शुरू करते हैं और हमारा चैप्टर 4 है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, दैट इज़ लिंग और हमारी राजनीति, ये आपस में क्यों जुड़ी हुई हैं और इनका एक साथ देने का क्या मकसद है, आइए सीखते हैं। फर्स्ट है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन, पब्लिक डिवीजन एंड प्राइवेट डिवीजन। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ये क्लास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगी। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो इस क्लास को समझें। और ये क्लास सिर्फ 10th के बच्चों के लिए नहीं है, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है। आप इसको सीखें। मैं पढ़ूंगा अंग्रेजी में, बस समझाऊंगा हिंदी में। कहते हैं कि लड़के और लड़की का जो ऐसा बिलीव रखा जाता है कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हाउसवर्क है। बच्चों को और बच्चियों को ये समझाया जाता है कि जो बहन होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर के काम करना है, बच्चों को संभालना है वगैरह। यही सबसे पहला जो चीज़ होता है। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड एज अ सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज़। दुनिया भर के परिवार में ये सबसे बड़ा सेक्सुअल डिवीज़न होता है। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है ये समझिए। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें घर के अंदर का सारा काम या तो परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है या घरेलू सहायकों के माध्यम से उनके द्वारा किया जाता है। आप अपने घरों में देखते होंगे मोस्ट ऑफ द घर के काम जो होते हैं वो आपकी मम्मी करती हैं या उनके हेल्प के लिए मेड वगैरह होती हैं। सर्वेंट्स आपके घर में नौकर चाकर अगर काम करते हैं तो वो होते हैं, पर करती महिलाएं हैं। एक आध घर अभी भी ऐसे हैं या बहुत सारे घर ऐसे होते हैं अभी जिनमें जो घर के मर्द होते हैं वो हाथ बटाते हैं, बट कभी कभी, मतलब इवेंचुअली ऐसे कि कर लिया कभी, बट रोज़ के बेसिस पर ये काम नहीं होता। तो सबसे पहला सेक्सुअल डिवीज़न, इसलिए इसका नाम सेक्सुअल डिवीज़न है बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट सेक्स, मेल एंड फीमेल, एंड ऑल द वर्क इन द हाउस हैज़ टू बी डन बाई फीमेल। जितने भी घर के काम हैं वो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहला डिवीज़न होता है। ओके, नाउ वुमेन टू ऑल वर्क इन साइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एक्सेट्रा। आपने ये देखा होगा कि आपके घर में जो आपकी मम्मी हैं, आपकी दीदी हैं, आपकी बुआ हैं, जो भी आपके घर में औरतें हैं, वो घर के क्लीनिंग से लेकर के वॉशिंग क्लॉथ, मतलब साफ़ सफाई, कपड़ा धोना, कपड़े सिलना से लेकर बच्चों को देखभाल करना, सब कुछ। और मेन क्या करते हैं, घर के बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन घर के काम कर नहीं सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मैन कैन डू नॉट हाउस वर्क, कर सकते हैं, बट तब जब उनको उस काम के लिए पैसे दिए जाएं राइट। उनको जब उस काम के लिए आप पैसे देते हो तो वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत जगह पे जितने भी कुक्स होते हैं होटल में, कितनी महिलाएं हैं जो खाना बनाती है? जी नहीं, कोई महिलाएं होटल में खाना नहीं बनाती हैं। अभी तो बना रही हैं, बट सारे काम मर्द ही करते हैं। आप धोबी घाट जाते हो, वहाँ कितनी महिलाएं होती हैं? मैक्सिमम मर्द ही होते हैं। बड़े बड़े होटल में मास्टर शेफ़ के नाम से जाने वाले कुक होते हैं, सब मेल होते हैं। बट ये तब करते हैं घर का काम जब इनको इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। तो हमारे घर में जो महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, वाई दे डू नॉट गेट पेड? उन्हें पेड क्यों नहीं किया जाता, उन्हें पैसे क्यों नहीं किया जाता? यू जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड। यही तो हमारी समाज की सबसे बड़ी कुरीति है कि हम उनके काम की वैल्यूज़ को नहीं समझते हैं। ओके, चलिए आगे समझिए। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स, वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज। देखो, जब बात काम करने की आती है तो गांव की महिलाएं हों या शहर की महिलाएं हों, अपने काम को ढंग से करती हैं। पानी ढोने से लेकर के लकड़ी काटने से लेकर के मैक्सिमम जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं जहाँ पे मेन भी पीछे पड़ जाएं, वो काम को वो करती हैं और बहुत ज़्यादा करती हैं। तो फिर सिर्फ इनको और घर के काम के लिए ही क्यों रखा जाए? ठीक है, तो एक चीज़ है, शुरुआत इन्होंने की थी यहाँ से हायरार्किकल डिवीजन से। तो मैं आपको हायरार्किकल सोशल डिवीज़न पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हायरार्किकल सोशल डिवीज़न क्या होता है? देखो, एक चीज़ होती है जो शुरुआत से चली आ रही हो। हायरार्किकल सोशल डिवीज़न होता है जैसे कि
दादी हमारी कर रही थी, हमारी नानी कर रही थी, तो हमारी मम्मी करेंगी, अब उनकी बेटी हैं वो करेंगी। दिस इज़ नॉट गुड। हाँ, ये ठीक काम नहीं है। हायरार्कियल सोशल डिवीज़न नहीं होना चाहिए, यही होता है हायरार्कियल सोशल डिवीज़न। अब आगे सुनो, कह रहा है द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी देयर रोल इन द पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमम इन मोस्ट सोसाइटीज़। कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है यहाँ पर कि काम करने से, जो भी इंसान काम करेगा चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, बेसिकली आप लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना, काम करना। ओके, तो इस जो ये डिवीज़न बना, दिस डिवीज़न की मेन का और वुमेन का, जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो होता है कि उसने समाज को बिल्कुल ही बांट के रख दिया। पॉलिटिक्स में उनका ज्वाइनिंग से लेकर के सब कुछ को बांटा, ह्यूमैनिटी तक की, मानवता तक को बांटा। अर्लियर ओनली मेन आर वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेज। पहले के टाइम पे सिर्फ मेन अलाउ होते थे किसी भी तरह की जनता के कार्यों में काम करने के लिए, या फिर किसी भी पब्लिकली वोट देना हो, या फिर पब्लिक ऑफिसेज में जाने के लिए। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे ये जो जेंडर का इशू था पॉलिटिक्स के अंदर में रेज किया गया। उसके बाद में वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जिटेड फॉर इक्वल राइट्स। फिर दुनिया भर में जो औरतें थी उनको लगा कि हमें इक्वल होना चाहिए, हमें एक साथ आना चाहिए, और इसके लिए हमें अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। ओके, देयर वर एग्जिएशंस इन डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन। बहुत सारे देशों में तो ये कहा गया कि अब हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए। इवन सऊदी अरेबिया में कुछ टाइम पहले ही आया है, 2019 में आई थिंक वोट देने का अधिकार मिला है उन्हें। उससे पहले वहाँ के वुमेन्स को राइट वोट देने का अधिकार नहीं था। दिस एग्जिएशंस डिमांडेड एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, अब आपके सामने एक चीज़ बता रहा था कि उस टाइम पे बोला था हायरार्कियल सोशल डिवीज़न क्या था, तो मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब देखो, द स्ट्रैटिफाइड रैंकिंग ऑफ ग्रुप मेंबर्स अलोंग अ वैल्यू डायमेंशन विद सम मेंबर्स बीइंग सुपीरियर और सबऑर्डिनेट टू अदर्स एंड फ्यूअर मेंबर्स ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट पोजीशंस। हिंदी में एक मूल्यवान आयाम के साथ समूहों के सदस्य को स्तकृत रैंकिंग, जिसमें कुछ सदस्यों के द्वारा दूसरे से श्रेष्ठ या अधनिष्ठ होते हैं और कुछ सदस्य उच्चतम पदों पर आसीन होते हैं। मतलब बेसिकली ये हिंदी में आप इसको अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो खुद को बड़े पोस्ट पर रख लिया और उसके बाद से अपने से छोटे लोगों को अपने अधीन कर लिया और उनको एक पर्टिकुलर काम दे दिया कि तुम्हें यह काम करना है। वो लोग अब उस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते हैं और हम उसी जेंडर रिलीजन का शिकार हो जाते हैं, हम उसी जेंडर डिवीज़न का शिकार हो जा रहे हैं, उसी रिलीजन डिवीज़न का हम शिकार हो रहे हैं। अब आगे सुनिए, कह रहे हैं कि द एग्जिएशंस डिमांडेड एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। ये जो एग्जिएशंस थे, जो आंदोलन चल रहे थे, उनमें उनकी जो वुमेन्स की डिमांड थी कि पॉलिटिकल में उनको अपना एक स्टेटस चाहिए, वुमेन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए। बेसिकली ये उनके डिमांड्स थे। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। बहुत सारी वुमेन ऐसी भी थी जो उनकी पर्सनल और फैमिली लाइफ हर जगह उनको एक अपना समान अधिकार के साथ में रखना चाहती थी। इसी के लिए उन्होंने एक फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया। व्हाट इज़ दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये क्या होता है? तो यहाँ पर देखो मैंने बना रखा है, इन जनरल फेमिनिस्ट कैन बी सीन एज मूवमेंट टू पुट एंड इनटू सेक्सिज्म, सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयशन एंड ऑपरेशन एंड टू अचीव फुल जेंडर इक्वलिटी इन लॉ एंड प्रैक्टिस। बहुत सारे घरों में आज भी औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंसेस को अंजाम दिया जाता है। मैंने खुद से सैकड़ों केसेस बना रखे हैं जिस पर डोमेस्टिक वायलेंसेस का अंजाम दिया गया है। उसमें किसी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। मैं फिर से कहता हूँ, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। मैंने सैकड़ों केसेस बना रखे हैं इस तरह के। बस उन्हें आपके सामने लाने से डरता हूँ कि उसको सामने लाने से बाद में समाज में कैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे सुनो। कह रहा है कि इन जनरल फेमिनिज्म को देखा, फेमिनिज्म क्या है? तो वो एक मूवमेंट चल रहा था जिसमें सेक्सिज्म का अंत किया जाए, सेक्सिस्टों का अंत किया जाए, उनके साथ जो एक्सप्लॉयशंस होते थे उन्हें दबाया जाता था, उनके साथ जो जेंडर इक्वलिटी की भेदभाव थी सबको ख़त्म किया जाए और उन्हें इक्वल पैमाने पर, जैसे कि मैन वैसे फीमेल, लाया जाए। ठीक है, हिंदी में नारीवाद, लैंगिकवादी शोषण और उत्पीड़न समाप्त करने और कानून व्यवहार में पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। उसी को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं।
Political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life. We now find women working as a scientist, doctor, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers. ठीक है, which were earlier not considerable suitable for women in some parts of the world. For example, नीचे example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. आइए पहले इस चीज़ को समझते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या बात है। जेंडर को लेकर के जो भी डिवीज़न थे उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी था, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उसकी बहुत ज़रूरी थी। ये क्वेश्चन बार बार संसद से लेकर के हर जगहों पे उठाया गया, जिससे वुमेन को अपना एक क्या बोले उसको अपनी एक अधिकार, अपना एक क्षेत्र मिला जिसके अंदर में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। और हम आज के टाइम पे देखते हैं कि जो हमारे वुमेन हैं वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर, इवन हमारे यूपीएससी टॉपर्स दैट इज़ स्मृति शर्मा, सृष्टि देशमुख, दीज आर द टॉपर्स ऑफ द यूपीएससी, जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, वहाँ पे इन्होंने रैंक 1 दिया है। तो वो लॉयर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कॉलेज में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, सब लोग आज के टाइम पर वुमेन यहाँ पर पहुँच चुकी हैं जो कि पहले नहीं थी। तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं इनका काम किया है। कुछ एग्जांपल हैं, पहले सबसे पहले एग्जांपल को देखने से पहले आप कुछ परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन देखेंगे कि लोगों के नज़र में जो परसेप्शंस हैं आइडियल वुमेन को लेकर के वो क्या है। सबसे पहले कि टू द टीवी सीरियल मेकर्स, जो टीवी सीरियल बना रहे हैं उनके लिए है कि वो आइडियल व्यूअर बने, कि भाई बड़ा अच्छा व्यूअर है, ये हमारे चैनल को बार बार देखे। फैशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत आइडियल ब्यूटी बने, सोसाइटी के लिए आइडियल हाउसवाइफ बने। इवन टू द प्रोस्पेक्टिव लॉज की नज़र में एक आइडियल ब्राइड, एक आइडियल दुल्हन बने, और किसी भी कंपनी की नज़र में एक आइडियल एम्प्लॉय बनकर रह गया है। तो आपसे सवाल पूछा रहा है कि विच वन ऑफ दिस यू, आप इनमें से कौन सी हैं। और अगर बात करी जाए कोचिंग की, स्कूल की, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के आए, ये एक परसेप्शन हो गया, तो आप इनमें से एक हैं, इस कोचिंग वाला। ओके, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल है, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारा स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। यहाँ पर इनका जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन है, ये नाम इसका कैसे पड़ा। द नेम स्कैंडिनेविया कम्स फ्रॉम दैट ऑफ अ रीजन इन सदर्न स्वीडन कॉल्ड स्केन और स्केनिया। सदर्न रीजन में स्वीडन के यहाँ पर एक रीजन है जिसका नाम ही है स्केनिया, वहीं से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बन करके आई। और वो वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं वो ऊपर मैंने लिख रखी हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड एंड फिनलैंड। हमारे देश में वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से ही वुमेन बहुत सारी चीज़ों में संघर्ष कर रही हैं ताकि वो मेन के बराबर में आ सके, उनसे आगे जा सकें, पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। आवर कंट्री, यहाँ पे एक छूट गया टर्म एनसीईआरटी में, आवर कंट्री इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। हमारा देश आज भी पितृसत्ता वाला और पितृ प्रधान मतलब पिता प्रधान वाला देश है, जहाँ पर ज़्यादातर मेल को ही मेल को आगे रखा जाता है, फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता है। विमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। विमेन के साथ आज भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, उनके साथ छुआछूत का वो है, और बहुत सारे तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। आइए देख लेते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट की द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमॉन्ग मैन। 54% है और 76% है। आप में से बहुत से ऐसे लोग सोच रहे होंगे सर इसमें हमारी क्या गलती। सर गलती सबसे बड़ी आप ही की है। आपको पूरा अधिकार, आपको कोचिंग ट्यूशन हर जगह भेजा जाता है। आज आप कहेंगे कि सर हमारे यहाँ भी तो है, बहुत कम है, बहुत कम है। आपके कोचिंग और ट्यूशन में जितने बच्चे पढ़ते हैं क्या पूरे शहर में उतने ही बच्चे हैं? जी नहीं, बहुत सारे बच्चों को आज भी घर पे रह के पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ना होता, अपनी पढ़ाई छोड़ देनी होती है, इस वजह से इनकी लिटरेसी रेट पीछे है। ऊपर जो ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थी, मैंने उसके यहाँ पे फोटोज़ लगा रखी हैं, यू कैन सी देयर, नॉर्वे, स्वीडन, ये फिनलैंड, डेनमार्क वगैरह वगैरह, यहाँ यू कैन सी दैट। ठीक है, तो फिर नीचे एक टॉपिक है, उसका नाम है सिमिलरली अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज़। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिनको हायर स्टडीज़ के लिए बहुत रेयर भेजा जाता है। व्हेन वी लुक एट ए स्कूल रिजल्ट, गर्ल परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़। अगर स्कूल रिजल्ट में देखा जाए तो लड़कियों के रिजल्ट लड़कों की अपेक्षा सेम है, बराबर है या कहीं ज़्यादा है, बट किसी कारण से उन्हें ड्रॉप आउट कर लेना पड़ता है, उन्हें अपनी पढ़ाई 10th के बाद छोड़ देनी पड़ती है, 12th के बाद छोड़ देनी पड़ती है। बिहार बोर्ड में अक्सर चीज़ें देखी जाती हैं, स्टेट बोर्ड में देखी जाती हैं, CBSE में ही बच्चे पढ़ते हैं। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग द, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वहाँ पे इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।
रीजन है, उन्हें भी लगता है कि लड़की पढ़ लिख कर आगे जाएगी तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो आइए आगे सुनते हैं। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स स्टिल वेरी स्मॉल। बहुत सारे जगह पे ऐसे है कि जहाँ पे उनको हाईली पेड जॉब्स नहीं मिलते हैं, हालांकि वो क्वालिफाइड होती हैं बट उनको कम वेज मिलता है। इसी के लिए इनके लिए एक एक्ट लेके आया गया था, इसका नाम था द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, जिसका सिर्फ एक मकसद था, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेज दिया जाए, ताकि इससे टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल इन द मैटर्स ऑफ ट्रांसफर्स, ट्रेनिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इक्वल वेज पे करो, प्रमोशन कर रहे हो इक्वली करो, ट्रेनिंग दे रहे हो इक्वल ट्रेनिंग दो। डजेंट थिंक कि वो लड़की है या लड़का है। आर्मी के अंदर में ये सब चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल सब टफ ट्रेनिंग दोनों के लिए सेम होता है। आइदर यू हैव टू डू द टास्क और लीव द जॉब, सिंपल। सो हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्री एंड फिल्म, वुमेन आर पेड लेस देन मैन। पहले होता था, ये जब बात बताई जा रही है पहले होता था, आज भी बहुत जगहों पे होता है कि सिनेमा हो, स्पोर्ट्स हो, वहाँ पे वुमेन को कम वेजेस मिलते हैं, बट अब के टाइम पे तो ऐसा बहुत कम हो चुका है। अब तो आपके काम के लिए फुल आपके पैसे दिए जाते हैं, आपको काम को सपोर्ट किया जाता है, आपकी काम की तारीफ़ होती है और आप बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हो। ये अच्छा लगता है जान करके ये सब। सो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। आज भी इंडिया में ये तो बिल्कुल राइट केस है, मतलब मैक्सिमम परिवार ऐसे हैं जो अपने घर में बेटी नहीं चाहते हैं, सिर्फ बेटा चाहते हैं। इसके लिए वो एक टर्म होता है जिसका नाम है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करा लेते हैं, पहले ही पता कर लिया जाता है। आजकल तो बहुत सारे हॉस्पिटल से लेकर हर जगह ये चीज़ें बैन है, बट जहाँ पे ये बैन नहीं है वहाँ पर लोग पहले ही जांच कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है और उसे पहले ही मार दिया जाता है, दैट इज़ अबॉर्शन। ओके, इसकी वजह से काफ़ी चाइल्ड सेक्स रेशियो में बहुत सारा डिक्लिनेशन देखने को मिला है। नंबर ऑफ, देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो ये होता है कि नंबर ऑफ़ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़, मतलब जो गर्ल चिल्ड्रन हैं पर 1000 बॉयज़ पे कितनी हैं, यही हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, हमारे कंट्री में 919 है बेसिकली, मतलब ठीक है कम है। ओके, नाउ यू कैन सी द मैप। ये आप मैप देखोगे और मैप देख करके अच्छे से समझोगे। जो ये 951 एंड अबव दिखा रहा है, 926 एंड 950, 910, ये सब आपके स्टेट्स के और वहाँ के रेशियोज दे रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। नाउ एक और चीज़ है जो ऊपर छूट गई। एज द मैप, जो मैप दिखा रहा है ऑन होम फ्रॉम बेटिंग, एक सेकेंड, नो, as the map here so this ratio has fallen below 850 over even in 800 in some state। बहुत जगहों पर तो ऐसे हैं कि 850 और 800 से कम जा चुके हैं। तो वो कौन से स्टेट्स हैं देखते हैं। ये देखिए, ये रहे वो स्टेट्स जो थोड़े से येलो हैं और एक बिल्कुल लाइट येलो है, वो ये वाले स्टेट्स है। बेसिकली इंडिया के अंदर में वो स्टेट पंजाब, हरियाणा है और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब वो डेंजरस एरिया हैं जहाँ पर ख़त्म ये रेशियोज़ काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे हैं। There are reports of various kind of harassment, exploitation and violence against women। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उनको हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है, मारा पीटना, आग लगा देना, दहेज के लिए जिंदा जला देना, काट देना, पीट देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती हैं। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। शहरी क्षेत्र तो और भी ज़्यादा वुमेन्स के लिए अनसेफ हो चुके हैं। ऐसा आपकी किताब ही कह रही है, दे आर नॉट सेफ इवन विद देयर ऑन होम फ्रॉम बेटिंग, हैरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे घर में हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें खुद सुरक्षित नहीं हैं बहुत सारे घर में। वहाँ पे उनके आए दिन मारे जाने के, पीटे जाने के, शराब पी करके आ रहे हैं, पीटे हो रही, गाली गलौज हो रही है, घर से निकाल दिया जा रहा है, हत्याएँ करती जा रही हैं। ऐसे तमाम लाखों केस हैं हमारे डेली लाइफ के। अब नाउ वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारी जो महिलाएँ हैं हमारे देश की या दुनिया भर में जो महिलाएँ हैं उनका पॉलिटिक्स में क्या लेना देना है, आइए देखते हैं। देखो, इस बात को रीच करने के लिए, इस बात पर अटेंशन पैदा करने के लिए या लोगों का नज़र इस पे लाने के लिए, अपनी वॉइस को रीच करने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना बेहतर ऑप्शन समझा और कह रहा है कि अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। इस दुनिया में सबसे बड़ी जो पहुंच होती है वो पावर की है, पॉलिटिकल पावर की। जिसके पास पॉलिटिकल पावर है वो सबसे ऊपर होता है। तो वुमेन्स को ये बात समझ में आ चुकी थी कि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पर अगर अपनी बात रखनी है तो आपको पॉलिटिक्स में इंटर करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से उनको पॉलिटिक्स में आने का ये सबसे बड़ा रीज़न था कि ताकि वो अपनी बात को बेसिकली दुनिया के सामने रख सकें, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये सब कुछ ख़त्म किया जा सके। वन वे टू इंश्योर दिस टू हैव अ मोर वुमेन एज इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को अगर सुनिश्चित करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को एक रिप्रेजेंटेटिव बन के इलेक्ट होना पड़ेगा। भारत में वुमेन का
लेजिस्लेचर बहुत ही कम है, वो लेजिस्लेचर में उनका स्थान बहुत ही कम है। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आप, लोकसभा में 14.36% है, जो कि 2019 में पहली बार इतना हुआ था। ये एनडीए की गवर्नमेंट में, दैट इज़ बीजेपी गवर्नमेंट, देयर शेयर इज स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। स्टेट असेंबली में उनके शेयर तो 5% से भी कम है, और भारत में सबसे निचले स्तर पर आते हैं। और भारत वुमेंस के पॉलिटिकल इंटरफेरेंसिंग मामले में सबसे नीचे आता है। इवन ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी नीचे है। आप सबके सामने एक टर्म आया होगा लैटिन अमेरिका, आप सब इसके बारे में कंफ्यूज होंगे। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका कंसिस्ट ऑफ मैक्सिको, द कैरिबियन एंड द मोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। इसको लैटिन अमेरिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंसिस्ट करता है मैक्सिको को, कैरिबियन को और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका को, जहाँ के जो रेसिडेंट्स है बेसिकली स्पेनिश और पुर्तगीज़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेनिश और पुर्तगीज़ ये दो भाषाएं हैं वो रोमन लैंग्वेजेस हैं जो कि लैटिन से डिराइव्ड हुई हैं, इसीलिए इन्हें लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ओके, सुनिए, इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। दुनिया भर में आज अगर कोई वुमेन चीफ मिनिस्टर बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली वो मेल होते हैं। वहाँ भी फीमेल का होना चाहिए था बट वो मेल होते हैं। तो वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज़। इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक फेयर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे जिससे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ सके और उनको एक स्थान दिया जा सके। इसीलिए भारत में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स के नाम कर दी गई थी। और आज भी है। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ जो भी चलती हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप पंचायत में हैं, और आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप म्यूनसिपैलिटीज़ का हिस्सा हैं। ठीक है, तो अब गांव में 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। 10 लाख से भी ज़्यादा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा बन चुका है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हैड एक्टिविस्ट हैविंग डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा। अब इसी तरह का सेम एक लोकसभा में भी 1/3 सीट ये डिमांड कर रही हैं, बट अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस तरह के बिल आए हैं बट अभी तक 10 सालों से ऊपर की बात है, ये पेंडिंग चल रही हैं, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस बिल को पास नहीं किया जा रहा। जेंडर डिवीज़न एग्जाम्पल है सोशल डिवीज़न का भी। सामाजिक पार्ट में जेंडर डिवीज़न, जो आपका जेंडर डिवीज़न है वो काफ़ी एक रोल प्ले करता है। एक सवाल है आपसे कि इफ़ कास्टिज़म एंड कम्युनलिज्म आर बैड, अगर कास्टिज़म और कम्युनलिज्म बैड है तो फिर फेमिनिज्म गुड कैसे हो गया? वो अपने कास्ट के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहा है, आप अपनी औरत होने के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर कास्टिज़म गलत है, कास्ट के लिए लड़ना गलत है, कम्युनिटी के लिए लड़ना गलत है, तो फिर आप अपने फेमिनिस्ट होने का दावा कैसे कर सकते हैं? ये सही कैसे है? इसका आंसर मैंने लिखा है, आंसर इट वेरी केयरफुली। आप अपने आंसर लिखकर मुझे भेज सकते हैं, अपने व्यूज़ मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उस पर बताऊँगा। ठीक है, नाउ अब आगे सुनिए। This also shows that disadvantages groups to benefit when social division becomes a political issue. Do you think that women could have made the gain noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? कह रहा है कि अगर महिलाएं जो हैं वो अपने आवाज़ को ऊंची नहीं रखती, अपने को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं लाती, तो क्या उनकी ये बात कभी सुनी जाती? क्या उनको इतना अटेंशन मिलता? आपको इसका आंसर बेहतर पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका पार्लियामेंट, जहाँ पे कुछ नेता कह रहे हैं, नीचे वुमेन्स बिल है, एक औरत खड़ी हुई है, चिल्ला रही हैं कि वुमेन बिल पाल करो। बहुत सारे गेट बनाए गए हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि वी विल फाइंड अ वे फॉर यू, डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही नहीं, रास्ता निकाल लेंगे बस बेसिकली। आइए, हमारा जो ये टॉपिक है उसका नाम है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म क्या होता है? देखिए, ऊपर लिख रखा है कि कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप, बेसिकली वो रिलीजन, एथनिक्स, रादर देन सोसाइटी एज अ होल, विच कैन लीड टू एक्सट्रीम बिहेवियर और वायलेंस टुवर्ड अदर्स। हिंदी में समझिए, संपूर्ण समाज की अपेक्षा धर्म संप्रदाय विशेष के पक्ष में गहरी निष्ठा जो कभी कभी उग्र व्यवहार या हिंसा को प्रेरित कर देती है। मतलब अपने धर्म जाति के प्रति इतना लगाव कि देश राज्य भाड़ में जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही होता है कम्युनलिज्म। धर्म, कम्युनलिज्म दैट इज सांप्रदायिकता और राजनीति आपस में कैसे जुड़ी हैं, आइए इनको देखते हैं। आपके सामने सबसे पहले एक फिगर है, उस फिगर को देखो, उसमें लिखा हुआ है चश्मेनम जाने सोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोसीदा काफ़ी नहीं, आज बाज़ार में पा पजौला चलो। अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इनफ सेट टू टीयर्स टू
शेल्टर अगेंस्ट, मैं हिंदी में समझाता हूँ। ये फिगर कैसे बना समझो। इसके जो फिगर, ये जो नज़्म लिखी थी ये फैज़ अहमद ने लिखी है, ठीक है। फैज़ अहमद को क्या हुआ कि जब फैज़ अहमद को लाहौर जेल से एक डेंटिस्ट के पास जंजीरों में बंद कर ले जा रहे थे, तो रास्ते में लोग जो थे उन्होंने पहचान लिया और उसके टांगे के पीछे पीछे हो लिए। तभी जो फैज़ अहमद खान थे उन्होंने ये नज़्म लिखी। इसका मतलब है कि भीगी आंखें और बेचैन रूह काफ़ी नहीं, पर छिपे प्यार को पोषित करने का आरोप लगाया जाना भी काफ़ी नहीं है। बेड़ियों में बाजार में चलते हैं। चलिए, ये ही था उनके नज़्म का मतलब। ये फ़ोटो जो बनाई गई है वो अलग से है, वो उनके द्वारा नहीं बनाई गई थी, बट उनके नज़्म का मतलब अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में समझा दिया। तो आइए इसको देखते हैं, इस टॉपिक को यहाँ तक देखते हैं। और हमारी वीडियो जो 25 मिनट यही है, थोड़ी देर की इसको देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्दी आने वाला है, कल शाम तक आ जाएगा। चलो समझो। लेट अस नाउ टर्न अ वेरी फाइन काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न। आइए हम सोशल डिवीज़न का एक नया तरीका देखते हैं, और ये थोड़ा अलग है। ये हमारा रिलीजियस डिफरेंसेस पर बेस्ड है, और सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, दिस डिवीज़न इज़ नॉट एज अ यूनिवर्सल एज जेंडर, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ फेयरली विड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। ना तो ये जेंडर पे है और ना फिर ये किसी और चीज़ पे, ये है हमारा धर्म पे। तुम्हारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग, हमारे धर्म के फॉलोअर्स अलग, तुम्हारे धर्म के फॉलोअर्स अलग। बहुत सारे देश हैं, मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर्स हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। नॉर्दर्न आइलैंड का केस है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस डिफरेंस दिया जाता है, जबकि वहाँ पर एक ही धर्म के ज़्यादातर लोग मानने वाले हैं। फिर अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, ये जेंडर डिफरेंसेस बिल्कुल अलग है। द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जो ये धर्म खेलते हैं ना, ज़्यादातर ये लोग राजनीति के अंदर में ही खेलते हैं। पहला, गांधी जी का कुछ बातें हैं जिनको सुनिएगा। तो गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि रिलीजन कैन बी नेवर सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को कभी अलग नहीं किया जा सकता। बट उनके कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना, हिंदुज़म इस्लाम को टारगेट करना नहीं था, बट उनके मोरल वैल्यूज़ को था। तो किसी भी चीज़ को ढंग से समझे, वो उनके मोरल वैल्यूज़ को कहते थे जो हर रिलीजन में सेम ही होती है। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। धर्म से सीखे हुए जो आचरण है उनके द्वारा ही पॉलिटिक्स को गाइड करना चाहिए, ये उनका कहना था। उनका कहना हिंदू मुस्लिम कराना नहीं था। Human rights group in our country have argued that most of the victims communal right in our country are people from religious minorities. ह्यूमन राइट का ऐसा मानना है कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं ज़्यादातर वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के कारण होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो कम हैं, बेसिकली जो धार्मिक लोग हैं पर बड़े कम अमाउंट में, उन पर ध्यान दिया जाए, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। इसी के साथ में वुमेंस ने अपने मूवमेंट को चलाया और फैमिली लॉज लेके आई। और वो फैमिली लॉज क्या होता है वो देखो आप, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में द हाई कोर्ट ऑफ प्रमोट कंसिलिएशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। हिंदी में बस एक लाइन में यूँ समझो। ये जो ऊपर की PDF है सब नोट कर लेना, मैं ग्रुप में डाल दूँगा टेलीग्राम के, वहाँ मिल जाएगा। देखो, तो वुमेन के लिए फैमिली लॉज आया, उसमें बेसिकली ये था कि फैमिली के अंदर में कोई डिस्प्यूट होती है या फिर कोई फैमिली मैटर है या कोई मैरिज अफेयर है, कोई डाइवोर्स लेना है या कुछ भी, तो उसके लिए हाई कोर्ट से एक बिल पास कराया गया स्टेट कोर्ट को। और स्टेट कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दी कि जो भी होगा अब ये हमारे स्टेट के अंदर इस बिल पे काम किया जाएगा। अगर आपको कोई फैमिली अफेयर सॉल्व करना है, कोई भी डिस्प्यूट लगा हुआ है या डाइवोर्स लेना है, तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। चलो यही था, अगली क्लास में हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इसको पढ़ो, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट, एंड क्लास में आऊँगा तो क्लास में भी पूछ लेना। ओके, चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।